नमस्कार दोस्तों। विषय रहेगा आज का हमारा फेमिनिज्म। और ये फेमिनिज्म हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग। कुछ स्कॉलर्स है जिन्होंने काम किया है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। बेसिक हम जो फेमिनिज्म पढ़ते हैं थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो वहां पर जो स्कॉलर हम पढ़ेंगे वो अलग रहेंगे और यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे। तो दोनों अलग अलग है और इनको हम अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी फेमिनिज्म के ऊपर कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या काम किया गया है इसके ऊपर। आज का जो हमारा थ्योरी है वो भी उसी प्रकार का है जैसा हमने लास्ट 3 क्लासें हमने किया है, जिसमें हमने पोस्ट मॉडर्निज्म देखा, क्रिटिकल थ्योरी हमने देखा और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हमने देखा। और उन थ्योरीज के द्वारा रियलिज्म और लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म किया जाता है और फिर अपनी थ्योरी को बिल्ड किया जाता है। उसी प्रकार का विचार आज भी है। आज का जो क्लास है वो भी उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से रियलिज्म और लिबरलिज्म जैसी आइडियोलॉजी और मार्क्सिज्म भी हम इसमें शामिल करेंगे। मार्क्सिज्म इन सबको क्रिटिसिज्म किया जाएगा फेमिनिज्म के द्वारा और फिर अपनी थ्योरी को दिया जाएगा। और कुछ स्कॉलर्स की बात करूंगा और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो 1980s के दौरान कई सारे विचार हमारे सामने आते हैं और उसी में एक फेमिनिज्म भी है, क्योंकि ये समय था 1980s का जब पोस्ट मॉडर्निज्म आ चुका है। और पोस्ट मॉडर्निज्म आपको सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी घटनाएं घटती है हमारे विश्व में उनको एक अलग तरीके से नजरिया हमें पोस्ट मॉडर्निज्म देता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जब आता है, यूरोप के अंतर्गत आता है या अमेरिका में आता है, या आप एक ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब पोस्ट मॉडर्निज्म को अप्लाई किया जाता है, तो एक प्रकार से यहाँ पर जो देखने का नजरिया वो चेंज हो जाता है। और जब देखने का नजरिया चेंज हुआ उसी समय आया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, उसी समय आया पोस्ट मॉडर्निज्म। वो तो अपने आप में खुद से ही हो गया। और इसके अलावा एक विचार और हमारे सामने आता है जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से विचार हमारे सामने आते हैं। वो सब क्या करेंगे, एक नया नजरिया हमें प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से इस विश्व को हम देख सकते हैं। तो इनके द्वारा भी रियलिज्म, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म जैसी थ्योरीज है उनको क्रिटिसिज्म किया जाएगा। और यहाँ पर फेमिनिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में महिलाओं की भूमिका आखिर क्या है, महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाएं कहाँ है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये क्वेश्चन करती है कहाँ पर है महिलाएं। आपको कहीं पर इंटरनेशनल रिलेशन में महिलाएं दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, उनमें महिलाएं कितनी है, सेनाओं के अंतर्गत महिलाएं कितनी है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें महिलाएं कितनी है, ये सब क्वेश्चन लगाया जाता है। यहाँ पर इन थ्योरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाएं कहाँ हैं आखिर इंटरनेशनल रिलेशन के दौरान। जो पॉलिटिक्स चलती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है, उसमें महिलाएं है कहाँ। तो यहाँ पर महिलाओं की भूमिका को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। दूसरा है पॉइंट ऑफ व्यू, महिलाओं के नजरिए से इस विषय को देखने का प्रयास किया जाता है कि महिलाएं को क्या प्रभाव पड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो घटनाएं घट रही है या इस वर्ल्ड सिस्टम में जो घटनाएं घटती है उससे महिलाएं किस प्रकार से प्रभावित होती है, किस प्रकार से प्रभावित होती है, वो सब इसमें देखना होता है। और इसमें फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव हो गया। तो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव हम देखते हैं महिलाओं की क्या भूमिका इसमें रहती है, क्या महिलाओं की भूमिका है कि नहीं, इन सब पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया जाता है। कई सारी थ्योरीज हमने पढ़ी, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि आखिर महिलाएं कहाँ पर है इस विश्व में। हमें तो कहीं पर महिलाएं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो प्रभाव पड़ता है, जो आप पॉलिटिक्स करते हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो भी आप रूल बनाते हो या किसी भी प्रकार से रिलेशन बनाते हो कई सारे राष्ट्र आपस में, तो उसका प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ता है, बराबर पड़ता है या अधिक पड़ता है। पुरुषों से अधिक जो प्रभाव है महिलाओं के ऊपर पड़ता है। ओके, तो इस तरह की बातें यहाँ पर की जाने लगती है 1980s के दौरान कि महिलाओं की भूमिका को भी आपको स्वीकार करना होगा। महिलाओं का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप बाहर लाइए। ये बाहर लाती है कि प्रॉब्लम क्या है इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स के अंदर के जो सिस्टम चल रहा है उससे महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होती है, ये हाईलाइट करती है। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, पॉलिसी मेकिंग की जो इंस्टीट्यूशन है और कई सारी कंट्री जहाँ पर डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं, तो वहां पर महिलाएं आखिर कहाँ पर है। जब महिलाएं इसमें शामिल ही नहीं हो रही है, डिसीजन मेकिंग में शामिल ही नहीं हो रही है, तो उसका प्रभाव महिला पर क्यों पड़ रहा है। जो नेगेटिव आप एस्पेक्ट देखोगे तो इनका सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है, ऐसा फेमिनिज्म के अंतर्गत कहा जा रहा है। तो इनको हम डिटेल से देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जब ये पूछा गया, कई सारी थ्योरीज हमने पढ़ी, रियलिज्म और लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म जैसी थ्योरीज हमने पढ़ी। तो जब फेमिनिज्म उनसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए महिलाएं कहाँ है,
महिलाओं के रोल को आपने बताया नहीं कि महिलाएँ किस प्रकार से काम करती हैं यहाँ पर, इनमें भूमिका को आपने क्यों नहीं लिया? ओके, और आप जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो जो डिसीज़न लेते हो, वो भी पुरुषों के आधार पर लेते हो, पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरीज़ है वो आंसर देती है कि इसमें जेंडर नहीं होता है, मेल और फीमेल के आधार पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी की बात इनके द्वारा की जाती है, विभिन्न थ्योरीज़ है कि हम ना तो पुरुषों का ध्यान रखते हैं, ना महिलाओं का ध्यान में रखते हैं। एक न्यूट्रल थ्योरी का निर्माण किया जाता है, यानी तटस्थ रहती है, जो कि सपोर्ट नहीं करती है, पुरुषों का भी सपोर्ट नहीं करती है और महिलाओं का भी सपोर्ट नहीं करती है। इस प्रकार की बात इनके द्वारा की जाती है। तो इसमें कहा गया है कि सिद्धांतों में जेंडर को महत्व नहीं दिया जाता है। रियलिज़्म वालों ने कहा कि और लिबरलिज़्म वालों ने कहा कि हम जेंडर को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए हमारे लिए तो मेन इश्यू है वो महत्वपूर्ण है, और हम ये नहीं देखते जब भी किसी थ्योरी का निर्माण करते हैं कि इसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा, पुरुषों पर पड़ेगा। ये सब तो हमारे सामने आते नहीं, एकदम न्यूट्रल हम काम करते हैं। और वो कहते हैं कि विश्व जैसा ही है वैसा ही हम लेते हैं, कोई हम भेदभाव नहीं करते हैं जब भी नियम बनाते हैं। हमारे द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर दिया जाएगा अब। इसका आंसर दिया जाएगा फेमिनिज्म में। क्या वाक़ई में सिद्धांतों में जेंडर न्यूट्रलिटी आपको दिखाई देता है? क्या वाक़ई में ऐसा होता है? तो ये आंसर देने का काम अब फेमिनिज्म के द्वारा किया जाएगा, और फेमिनिज्म भी अपने कुछ विचार इनके सामने रखेगी। तो फेमिनिज्म यहाँ पर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वभाव है, वो पुरुषों के समान है। नेचर आप देखोगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो वो पुरुषों के स्वभाव के समान ही है। जैसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? पुरुषों का स्वभाव होता है अग्रेसिव होता है, पावरफुल होता है, करेज होता है, साहस हो जाता है, शक्तियाँ हो जाती है, या अग्रेसिव हो जाता है। ये सामान्यतः पुरुषों की विशेषताएँ मानी जाती है। ओके? जब पुरुषों की ये विशेषताएँ मानी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। अग्रेसिव जो नीतियाँ बनाई जाती है, कोई किसके साथ में युद्ध करने की सोचता है, कोई ये कहता है, चीन वाला कहता है कि हम ये कर देंगे, भारत वाला कहता है कि ये हम कर देंगे, अमेरिका वाला कहता है, उधर उत्तरी कोरिया वाला कहता है, ये सभी अग्रेसिव होते हैं। तो फेमिनिज्म कह रहा है कि आप न्यूट्रल कहाँ पर हो? ये विशेषता है पुरुषों की, और इसी को तो अप्लाई कर रहे हो आप। सेकंड पॉइंट कहा कि पावरफुल, पावर को महत्व दिया जाता है। पावर को महत्व दिया जाता है यहाँ पर, हार्ड पावर को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। हार्ड पावर की मैं बात कर रहा हूँ। हार्ड पावर की यहाँ पर बात की जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सभी राष्ट्र शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का निर्माण करते हैं, और ये कौन-सी विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो ये भी पुरुषों की विशेषता हो गई। एक करेज, साहस की बात की जाती है, तो साहस को सामान्यतः पुरुष अपने साथ ही जोड़ते हैं कि पुरुष साहसी होते हैं और महिलाएँ कमज़ोर होती है। ऐसी पुरुषों की मान्यताएँ हैं, तो महिलाएँ कहती है यदि आपकी ये मान्यता है, तो आपके आधार पर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। ये तीसरा क्वेश्चन था उनके सामने कि करेज की आप बात कर रहे हो कि ये हमारी विशेषता है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी तो आप यही कर रहे हो। आप पावर की बात कर रहे हो, पावर भी आप अपने साथ में जोड़ रखा है। पुरुषों का स्वभाव पावर इस प्रकार से होता है कि पावरफुल होते हैं, महिलाएँ कमज़ोर होती है। तो पावर को भी आपने अपने साथ में जोड़ लिया, और अग्रेसिव, ओके, तो अग्रेसिव होते हो आप सब, और इसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे कि आपको अग्रेसिव ही दिखाई देता है। तो आप न्यूट्रल कैसे हो? न्यूट्रलिटी की बात आप कर रहे हो, क्या हो क्या? नहीं, यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है यहाँ पर फेमिनिज्म के द्वारा कि आप न्यूट्रल नहीं हो। अब आगे कहा गया कि फीमेल की क्या विशेषताएँ हैं, तो फीमेल होती है वो पीसफुल होती है, सॉफ्टनेस होती है और लविंग होती है। इस प्रकार की कुछ विशेषताएँ फीमेल की बताई जाती है, और महिलाओं ने कहा कि यदि इस विश्व को हमारी विशेषताओं के आधार पर आप चलाओगे, हम पीस को बढ़ावा देने वाले हैं, हम सॉफ्टनेस को बढ़ाने वाले हैं, हम लविंग को बढ़ाने वाले हैं। यदि इस आधार पर आप इस विश्व को चलाओगे, तो इस विश्व में शांति आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यही फेमिनिज्म का मेन थीम है कि यदि महिलाओं के आधार पर इस विश्व को चलाया जाए, तो इस विश्व में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। संघर्ष हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन पीस जोन में बदल जाएगा। ऐसा यहाँ पर फेमिनिज्म में कहा गया। तो महिलाएँ अब क्या कहेगी? महिलाएँ कहेगी कि अब हमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें शामिल किया जाए। ओके, तो महिलाओं ने कहा महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि महिलाओं से पूछा गया कि इससे क्या होगा बताइए? यदि आपको शामिल हमने कर लिया तो क्या होगा? तो वो इसका भी आंसर देती है कि होगा कैसे नहीं। वो कहती है कि जो पॉलिसी मेकिंग की जो प्रोसेस है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यदि आप महिलाओं को शामिल करोगे तो क्या होगा? आप जो निर्णय निर्माण कर रहे हो और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके पास में, यदि उसमें महिलाओं को शामिल करोगे तो क्या होगा?
पहले हम ये देखते हैं उसमें पुरुष शामिल है तो क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसी मेकिंग है, उसमें यदि हम पुरुषों को शामिल कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, युद्ध हो रहा है और मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं हो रहा है। ये ऐसा होगा, युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहेगी, वॉयलेंस होगा, हमेशा ही ये विश्व कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में बना रहेगा। लेकिन महिलाओं ने कहा, यदि आप हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल करते हो एक देश में और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप उसमें हमें शामिल करते हो तो इस विश्व को हम पीसफुल एनवायरनमेंट में चेंज कर देंगे। क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा होता है, हम नेचर से ऐसे हैं, पीस को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा यदि हम उसको चलाएँगे, यदि आप हमारी भूमिका को स्वीकार करते हो, ओके? तो प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम है उनका समाधान हो जाएगा। और कहा कि ये जो वार होता है, वार पीस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम पीसफुल है, हम पीस को बढ़ाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया, ओके? तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप देख सकते हो, यदि इसको महिलाओं की विशेषताओं के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है इस विश्व को, तो जितनी भी समस्याएँ हैं, उनका समाधान हो जाएगा। ये था फेमिनिज़्म पर्सपेक्टिव। कुछ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अब मैं बात करता हूँ अभी। पहले स्कॉलर हैं यहाँ पर एन टिकनर पहले विचारक है, एक फेमिनिस्ट स्कॉलर। इनका बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव ऑन अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी। ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसमें यदि महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया जाए तो इस किस प्रकार से हम पीस ला सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और फिर आगे यहाँ पर एन टिकनर ये बताती है, इसका आंसर देती है जो हमने पढ़ा था मॉर्गेंथ्यू में, 6 प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव के ऑब्जेक्टिव के आधार पर, मानव का जो स्वभाव होता है उसी के आधार पर आगे चलता है। उसमें देखा राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रीय हित चेंज होते रहते हैं और कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल के आधार पर चलता है, कुछ मोरल रूल होते हैं और इसके बाद में हमने देखा ऑटोनोमस होता है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स। इन सबको हम 6 प्रिंसिपल हमने देखा था मॉर्गेंथ्यू का। जो हमने 6 प्रिंसिपल मॉर्गेंथ्यू का देखा, उन्हीं को क्रिटिसिज्म किया जाता है यहाँ पर। जो 6 प्रिंसिपल हमने देखा जो 6 प्रिंसिपल हमने मॉर्गेंथ्यू देखा, उन्हीं का क्रिटिसिज्म किया जाता है टिकनर के द्वारा और अपने खुद के 6 प्रिंसिपल यहाँ पर दिए जाते हैं। पहले आलोचना करते हैं उनके 6 प्रिंसिपल का और उनकी आलोचना करते हुए अपने 6 प्रिंसिपल दिए जाते हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। आगे वो इसी बुक में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो वर्णन है पुरुषों के परिपक्ष में किया गया है। जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखोगे, डिस्क्राइब आप करोगे, उसको समझने का प्रयास जब भी आप करोगे, तो वो सब कुछ पुरुष के पर्सपेक्टिव के अनुसार देखा गया। पुरुष का पर्सपेक्टिव इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में वो आगे कहते हैं, स्त्रियों को विदेश नीति निर्माण, सेना तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अकादमिक विषय से दूर क्यों रखा गया है? क्वेश्चन लगा लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर महिलाओं को, भारत की स्त्रियों को विदेश नीति, सेनाओं से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आखिर दूर क्यों रखा गया? आप देखोगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए उसमें महिलाएं कितनी है। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनमें कितनी महिलाएं हैं। हालांकि आजकल तो बड़े बड़े पद में वहां पर जा रही है, लेकिन आप यदि कंपेरेटिव आप देखोगे तो महिलाओं की संख्या हमेशा से कम रही है। और देखिए पॉलिसी मेकिंग में, देखिए भारत की पॉलिसी मेकिंग में कितनी महिलाएं हैं, अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में कितनी महिलाएं हैं, और यूरोपीय का कोई भी राष्ट्र उठा लीजिए, वहां पर जब नीतियों का निर्माण किया जाता है तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। ये यहाँ पर यही पूछते हैं कि महिलाओं को आखिर शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? महिलाओं को शामिल कीजिए यदि इस विश्व को आपको अच्छा बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक पुरुष विषय है, सॉरी, एक पुरुष विश्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एक पुरुष के समान ही है। पुरुष की जो जो विशेषताएं हैं उनको अप्लाई किया गया है इस वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत। वर्ल्ड सिस्टम वैसे ही चलता है जैसा एक पुरुष चाहता है। और आगे है, एक शक्ति तथा संघर्ष का विश्व है। ये विश्व कैसा है? शक्ति का और संघर्ष का विश्व है। और शक्ति और संघर्ष पुरुषों के साथ में हम जोड़ के पढ़ते हैं। शक्ति और संघर्ष ये पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ये कुछ बताया जाता है इस बुक के अंतर्गत, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव ऑन अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी 1992 के अंतर्गत ये बुक आती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है पहला यही कि मॉर्गेंथ्यू की आलोचना किनके द्वारा की जाती है और अपने 6 प्रिंसिपल कौन दिए। और ये सब और कुछ बातें हो गई कि इस विश्व को पुरुषों के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, महिलाओं को आखिर शामिल क्यों नहीं किया जाता। ये कुछ अपने अलग से आर्गुमेंट यहाँ पर टिकनर के द्वारा अपनी इसी बुक में दिए जाते हैं। तो ये था, एक महत्वपूर्ण विचारक है ये।
तो ये 6 प्रिंसिपल आप इसको देख लेना, यदि आप कोई मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इतना ध्यान में रखना है कि टिकनर के द्वारा 6 प्रिंसिपल दिए दिए गए थे मॉर्गेंटिव का क्रिटिसिज़्म करते हुए, बस इतना ही आपके लिए पढ़ना है। और जो मेंस दे रहे हैं या किसी एग्ज़ाम और कोई रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ये उनको पढ़ना है 6 प्रिंसिपल कौन-कौन से दिए। जैसे हम बात करें पहला, नारीवादी दृष्टिकोण का विश्वास है कि सांस्कृतिक रूप से परिभाषित जो ऑब्जेक्टिविटी का संबंध है पुरुषत्व से, ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही है कि जो भी आप जो मॉर्गन्थी ने कहा था कि मानव स्वभाव के आधार पर जैसा मानव का स्वभाव होता है वैसा ही ये विश्व चलता है। जैसे मानव का स्वभाव हो गया उसी प्रकार से राज्य का स्वभाव हो गया, उसी आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन टिकनर यहाँ पर ये कहते हैं कि मानव का स्वभाव मत कीजिए आप। मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, मेल फीमेल दोनों आते हैं। आप केवल मेल की बात कीजिए, फीमेल को यहाँ पर शामिल मत कीजिए। महिलाओं की ये विशेषता नहीं है, महिलाओं का जो स्वभाव है उसके आधार पर ये विश्व को नहीं चलाया जा रहा है, तो इस प्रकार से आलोचना की जाती है। इनको आगे पढ़ लेना इसमें। चलें आगे पढ़ते हैं दूसरे विचारक, और दूसरे हैं नेसे हार्टशॉक। और इनका क्या मानना है, इन्होंने कहा कि मार्गेंथियों के शक्ति आधारित विचार को पुरुष की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। शक्ति आधारित विचार को पुरुष की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, ये स्टेटमेंट है और ये आपको पढ़ना है। एग्जाम में इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। सेकंड दूसरा महत्वपूर्ण स्कॉलर है, पहला टिकनर हो गया और एनलो हम पढ़ते हैं। सिंथिया एनलो बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि ये फेमिनिज्म की, इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें। बनानाज विचेज एंड वैसेज मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1990 के अंतर्गत बुक आती है और काफी फेमस बुक रहती है ये। बनानाज विचेज एंड वैसेज मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसमें एक स्टेटमेंट है इनका, जो निजी है वह राजनीतिक तो है ही, साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय भी है। अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रूल बनाए जाते हैं उनका प्रभाव एक महिलाओं के ऊपर भी पड़ता है, प्राइवेट पर भी। ओके, महिलाओं का जो निजी जीवन होता है उसके ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बनाए जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे एक युद्ध की हम बात करें, तो युद्ध से संबंधित जो पॉलिसी होती है वो पुरुषों के द्वारा बनाई जाती है, और ये एक राज्य की राजनीति भी होती है। राज्य यानी एक भारत भी इसमें शामिल होता है और पूरा ये वर्ल्ड सिस्टम भी इसमें शामिल होता है। लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध से महिलाओं की स्थिति खराब होती है, महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इससे युद्ध में, किसी भी युद्ध में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया जाता है। किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर नियंत्रण किया जाता है, वो भी इसी बुक में बताते हैं कि किस प्रकार कैसे किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर नियंत्रण। तो ये सब इसी बुक में बताया जाता है। एक बुक और है इनका एक बुक और है इनका द मॉर्निंग आफ्टर सेक्सुअल पॉलिटिक्स एज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1994 के अंतर्गत। ये भी सेकंड बहुत महत्वपूर्ण बुक है इनका, द मॉर्निंग आफ्टर सेक्सुअल पॉलिटिक्स एज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1994 के अंतर्गत ये बुक आती है। और इस बुक में सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और इराक और कुवैत युद्ध यानी जो खाड़ी युद्ध होता है 90 और 91 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसको बताते हैं। उसमें महिलाओं किस प्रकार से प्रभावित होती है। और ये जो एक लंबा युद्ध चला था सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान युद्ध, यानी अफगानिस्तान के अंतर्गत अमेरिका शामिल होता है और एक तरफ यूएसएसआर शामिल होता है। 1979 से 88 तक ये वार चलता है, बड़ा वार हुआ था ये। और इसमें महिलाएं किस प्रकार से प्रभावित होती है तो इन सबको एक्सप्लेन इसी बुक के अंतर्गत किया जाता है, द मॉर्निंग आफ्टर सेक्सुअल पॉलिटिक्स एज एट द एंड ऑफ कोल्ड वार, जो कि 94 के अंतर्गत आती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिए, ठीक से नोट कीजिए इसको भी। तो सिंथिया एनोल, आगे एल्स्टीन, जीन बेंट के एंस्टील, और ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विचारक, तीन ही विचारक है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और तीनों को आपको देखना है।
जीन बेंट के एल्स्टीन का बुक है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन 1981 के अंतर्गत आती है। और एक बुक और है इनका वुमेन एंड वार, ये भी इनका एक बुक और है, एक बुक ये इनका है। और इस बुक में ये बताते हैं कि युद्ध से महिलाएं किस प्रकार से प्रभावित होती है। ये सब भी इनके द्वारा भी ऐसा ही बताया जाता है कि महिलाएं युद्ध से किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो वार एंड वुमेन, इस प्रकार से बुक इनके द्वारा लिख दी जाती है। तो ये बुक अब आपको ध्यान में रखनी है और ये किताबें भी आपको ध्यान में रखनी है। जो बताया जा रहा है कम से कम इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है। और भी कई सारे विचारक हैं, उनमें बहुत टाइम लग जाएगा और यदि सभी को पढ़ोगे तो सब कुछ आप उनको कैच भी नहीं कर पाओगे। तो कम से कम इतना भी याद रखोगे तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कर सकते हो। हाँ, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ओके? तो इस प्रकार से ये जो बताया जा रहा है कम से कम इनको तो आपको पढ़ना ही है। इसमें इसमें तो आपको कुछ भी छूट नहीं दिया जाएगा, सब आपको पढ़ना है ये, एक-एक करके पढ़ना है सभी को। तो पहला हो गया इसमें जेन बेंट के एल्स्टीन और 2 किताबें हैं इनकी पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन 1981 के अंतर्गत आता है। और सेकंड हो गया वुमेन एंड वार, ये भी बुक है जो कि ये सभी बताती है कि महिलाएं अधिकांश तौर पर गैर सामाजिक प्राणी रही है। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है और जा सकता है कभी भी कि महिलाएं अधिकांश तौर पर गैर सामाजिक प्राणी रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो जीन बेंट के एल्स्टीन इसका आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट और देख लीजिए एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो कि एग्जाम में हेल्पफुल रह सकते हैं। मेर्सिया जालेस्की, इनका एक बुक है वुमेन क्वेश्चन इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये इनका बुक है क्वेश्चन इन इंटरनेशनल रिलेशन। और सेकंड हमारी जैन जैक्टी, और इनका बुक है महिलाएं शक्ति अनुनय विनय और सहयोग पर आधारित होती है, ये इनका स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें घोषित किया गया था 1975 के अंतर्गत। और जो दशक की हम बात करें, 10 सालों की हम बात करें, तो 1975 से 1985 का जो दशक है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो ये सभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर कि ये दशक कौन सा होता है, 1975 से 80 हो गया, ये स्टेटमेंट किनका है, सिंथिया हो गया और टिग्नर हो गए, इनके द्वारा क्या-क्या कहा गया। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का जो महिलाओं जो फेमिनिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म, आखिर उनका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है महिलाओं के रोल को बताना कि इसमें महिलाओं की रोल कहाँ है, महिलाएं कहाँ पर आखिर इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत महिलाएं कहाँ पर है। और दूसरा दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है जब इंटरनेशनल लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, जब भी कोई वार होता है उसका प्रभाव महिलाओं पर किस प्रकार से पड़ता है, इन सबको बताना। ओके, यही इस फेमिनिज्म का मेन पर्पज होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो नेट के एग्जाम में जो थेरीज दे रखी है, बस इतना ही थेरी है नेट में। ओके, तो नेट की जो थेरीज है वो कंप्लीट हो गई है।